जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित 2024-25 के देखते हुए 2025 का मॉडल पेपर तैयार हमने किया है, जो कि 100% इसी प्रकार 2025 में प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि अपने दोस्तों का भी कुछ मदद हो जाए। तो दोस्तों देख लीजिए, 2025 का मॉडल पेपर ही है। हिंदी का समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, जो कि 70 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 15 मिनट विद्यार्थियों को पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। प्रश्न पत्र खंड अ में 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, फिर उसके बाद से बड़े बड़े प्रश्न को हल करेंगे। हिंदी का है 2025 मॉडल पेपर, बहुत ही सटीक तरीके से सेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने प्रश्न के तरफ। ठीक है दोस्तों, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 अंकों का है, जो कि हर एक क्वेश्चन पे, हर एक प्रश्न पे 1 नंबर आपको मिलेंगे। 2010 हिंदी कक्षा 10 के लिए, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम प्रश्न पर चलते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए दोस्तों, एक मिनट थोड़ा देख दोस्तों। थोड़ा सा बढ़िया से सेट कर लें कि आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? थोड़ा सा पेन का जो साइज है थोड़ा बड़ा कर दें कि आप लोगों को अच्छे प्रकार से देखे। कलर दूसरा ले रहे हैं दोस्तों, ये अच्छा नहीं है, ब्लू को चूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कहा है कि निम्न में से शुक्ल युग, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है गिरधर दास, चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। इस चारों ऑप्शन में कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है? दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक महावीर प्रसाद, प्रेमचंद, गिरधर दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पहला का उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर प्रेमचंद्र। दूसरा प्रश्न कह रहा है कफन कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कफन व पूस की रात
कहानी के लेखक हैं? पहला दिया है कि जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है प्रेमचंद, तीसरा दिया है सुदर्शन और चौथा दिया है यशपाल। ठीक है दोस्तों, भाइयों और बहनों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न बनाने में, इतना क्वेश्चन सेट करने में बहुत दिक्कतें उठाने पड़ रही है दोस्तों आप लोग के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही क्या होगा? प्रेमचंद्र, प्रेमचंद। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। सिंदूर की होली के नाटककार हैं, नाटककार हैं, सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरिकृष्ण प्रेमी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सही क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि रूस में 25 मास, रूस में 25 मास यात्रावृत्ति के लेखक हैं। रूस में 25 मास यात्रावृत्ति के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी या राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है उत्तर। ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही है। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। बाजे पहेलिया घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पहेलिया घुंघरू के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा है देवेंद्र सत्यार्थी, चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी और तीसरा क्या है दोस्तों? सॉरी गलत हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा कि बाजे पहेलिया घुंघरू के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन नंबर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बधुओं ने या रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? मिश्र बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर बी। सातवें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? ऑप्शन नंबर बी है भाव विलास, ऑप्शन नंबर सी है भवानी विलास या ऑप्शन नंबर डी है रस विलास या ऑप्शन नंबर बी क्या ए है कवि प्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? सातवें का निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कवि प्रिया। आठवें प्रश्न पर द्विवेदी युग की विशेषताएं या प्रवृत्तियां बताइए। पहला है इतिवृत्तात्मकता या श्रृंगार एवं प्रेम,
तीसरा है नारी सौंदर्य का चित्रण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हरि, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, या प्रभाकर माचवे, या गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं, जल्दी जल्दी किया जाए नहीं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। 10 नंबर अब कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा और एवं वह कहिए चाहे और कहिए कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 दिया है, 4 में से कौन सा सही है? ए नंबर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते जल्दी जल्दी। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए? किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, या हास्य रस है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस से होगा। ऑप्शन नंबर डी। 12वें प्रश्न पर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में बता रहा, रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, या श्लेष अलंकार है? तो इस चारों में ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? उत्तर हमारा सही सी होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, नील स्वरूप श्याम तरु अरुण बारिज नयन कराऊं सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इस पंक्ति में उपयुक्त कौन सा छंद है? इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, या सोरठा है, या रोला है, या कुंडलिया है? इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सोरठा है, सोरठा। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में कि किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुसरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, या अनुवाद? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? सी, अनुत्तीर्ण। 15 नंबर, नीलकंठ कंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, अव्ययी समास है? इस चारों ऑप्शन में से कौन सा समास है? त्रिनेत्र, नीलकंठ जिसके कंठ नीले हो, त्रिनेत्र जिसके 3 नेत्र हो, चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कौन सा अलंकार है, कौन सा समास है? इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बादल का परिवाची शब्द नहीं है। नीरद तोयद, अम्बुद पयोद, जलद पायोद, जलद पंकज। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर, जलज पंकज। 17 नंबर का यशवंत तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। युवाम, त्वया,
तवत तुभ्यम। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, तौबा। तौबा हम लोग का आंसर सही है। आंधी आई और हम घर भागने लगे। आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताइए। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? संयुक्त वाक्य। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य है शांति का। कृत्यवाच्य हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कृत्यवाच्य ऑप्शन नंबर ए, कृत्यवाच्य हमारा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, कृत्यवाच्य। लास्ट बहुविकल्प प्रश्न है दोस्तों। वह अचानक चला गया। क्या हो गया? वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणीय परिचय दीजिए। व्याकरणीय संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण या क्रिया है। इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी का है हम लोग का सही आंसर है, क्रिया विशेषण है। अब बढ़ते हैं बड़े बड़े प्रश्न की तरफ। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश में दोस्तों दो प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। एक गद्यांश का उत्तर देना होगा, यानी संदर्भ व्याख्या करना होगा। उस संदर्भ व्याख्या को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर ईर्ष्या की बड़ी बेटी से लेकर निंदक भी होता है तक जितना अंडरलाइन है उतना का ही हमको व्याख्या करना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दिया है गद्यांश की व्याख्या कीजिए, रेखांकन की व्याख्या कीजिए, यहाँ संदर्भ लिखिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति एक दूसरे को निंदा क्यों करता है? इसलिए निंदा करता है दोस्तों क्यों जानता है कि हम निंदा नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। निंदा हम नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिसके मन में क्रोध होती है, कपट होती है, वो चाहता है कि वो भी व्यक्ति हमारे ही जैसा बने। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, इसका उत्तर। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों। उससे भी बड़ी बात यह है कि पीपीटी बनाने में बहुत समय लग रहा है सबसे ज़्यादा इसमें ही, क्योंकि फेस हम नहीं दिखा रहे हैं दोस्तों कि आने वाले समय में फेस दिखाया जाएगा। फेस तो वीडियो पे देख ही रहा है, बैनर पे देख ही रहा है। मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ। वो एक छोटा सा डेस्कटॉप है, उसी पे मैं अपना पीपीटी बनाता हूँ, उसी डेस्कटॉप से पढ़ाने का कष्ट करता हूँ। तो आप लोग के सहयोग रहेगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, पहला संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए कि किसी बुक से कॉपी नहीं किया गया है दोस्तों। जिसे मेरे गुरुजी ने पढ़ाए हैं उसी प्रकार हमने इस संदर्भ को प्रस्तुत किए हैं, रेखांकन की व्याख्या भी किए हैं, जैसे मेरे गुरुजी पढ़ाए हैं।
ठीक है दोस्तों। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिखा गया। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखिए दोस्तों, पेपर लिखना भी एक कला है। पेपर जितना अच्छा से साफ सुथरा से लिखेंगे उतना ही आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा बेहिचक। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा गलत ना हो, ज़्यादा उस पर ड्राइंग मतलब बना दीजिएगा दोस्तों कि उसको बाधा लगे। बाधा लगेगा तो कोई भी एग्जामिनर अच्छे से नंबर आपको नहीं देगा। तो देखिए रेखांकन व्याख्या है। दिनकर जी का मत है या कहते हैं या दिनकर जी का विचार है, चाहे और भी लोगों का विचार होना चाहिए, जरूरी नहीं कि लेखक का विचार होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या, देखिए ईर्ष्या यानी कि क्रोध होता है दोस्तों, जलन होता है। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, क्रोध, गुस्सा। ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। निंदा यानी कि किसी व्यक्ति को किसी किसी को नीचा दिखाना या उसे व्यक्ति को लज्जा करना, शर्मिंदा करना, उसी को क्या कहते हैं, निंदा करना। मैंने कुछ भी बोल देना, जो मन में आए वही बोल दे, मैंने कैसे भी उस व्यक्ति को नीचे गिरा दे, वो गलत काम किया ना हो चाहे किया भी हो, तो किसी के भी इज्जत होता है दोस्तों, भाई और बहनों। अब जैसे ही ईर्ष्या का जन्म होता है उसी प्रकार निंदा की भावना भी हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति होता है ईर्ष्यालु होता है, वह अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। वह चाहता है कि अन्य लोगों भी उस व्यक्ति की बुराई करें। उसकी निंदा करने का उद्देश्य यह होता है कि वह व्यक्ति दूसरे लोगों की दृष्टि में गिर जाए। जब वह व्यक्ति जिसकी वह निंदा कर रहा है वह अपने मित्रों अथवा समाज के लोगों की नज़र में गिर जाए, तो उसके द्वारा किए गए रिक्त और उच्च स्थान पर वह बिना परिश्रम के अधिकार पर लगेगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका व्याख्या है। एक अथवा करके दिया रहेगा कि कुसंग अथवा में दिया है दोस्तों। इस मॉडल पेपर में तो मैं सारे प्रश्नों को हल किया हूँ, कुछ छोड़ा भी हूँ, कुछ नहीं भी छोड़ा हूँ, लेकिन गद्यांश और पद्यांश में सारे दोनों कर दिया हूँ कि अचानक मान लीजिए कि जैसे मॉडल पेपर तैयार हुआ, किसी एक फंस ही जाए तो आप लोगों का स्थान ही हो। देखिए कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है केवल नीति और स्मृति का। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बहुत जल्दी इसको हम बढ़ा रहे हैं। लंबी होती जा रही है वीडियो दोस्तों। यह केवल नीति और स्मृति की ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय यानी कि नष्ट करता है। बस इतना का ही हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। जैसे ऊपर वाले में था गद्यांश की संदर्भ, रेखांकन की व्याख्या, कुसंग की तुलना किससे की गई है। ठीक ना दोस्तों, कुसंग बनेगा जो व्यक्ति गलत होता है उस
लोगों के साथ, उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ, अगर गलत के साथ गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो गलत ही आचरण सीखेंगे। क्योंकि मान लीजिए एक दिन में तो गलत आचरण नहीं आएगा, लेकिन बार बार उस व्यक्ति के साथ अगर घूमेंगे तो गलत आचरण का प्रविष्टियाँ होने शुरू हो जाती हैं। हमको नहीं दिखता है, लेकिन बल्कि दूसरे लोगों का दिखना चालू हो जाता है कि इसका गलत संगत हो गया है। तो देखिए दोस्तों, संदर्भ में है कि प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ये हमारा संदर्भ है जिस पे आप लोगों को 2 नंबर प्रोवाइड होगा, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम व्याख्या की तरफ। व्याख्या में है कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान है, हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। हम पहले ही दोस्तों आप लोगों को बताएं कि जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसे ही हम लोग गुण सीखेंगे। एक अथवा में करके हमने दिया है कि मानव जीवन में युवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर गलत एक युवा बालक हैं, सपोज कीजिए, अगर गलत लड़कों के साथ में अगर हम अपना संगति करेंगे, संगति करेंगे, मिलाप करेंगे, तो हमारे मन में क्या होगी? अगर नहीं भी कोई काम करेंगे उसके देखने से हम सारी गलतियों को प्रविष्टि हमारे आने में आते आते आचरण करने लगेगा। सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती हैं जिस तरह पैर में बांधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरना प्रायः उसे गिरा देता है। उसी प्रकार कुसंगति, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, उसी प्रकार कुसंगति में लिप्त, यानी लिप्त यहाँ पर थोड़ा सा लुप्त होना चाहिए, मनुष्य का पतन होने लगता है और वह प्रतिदिन यानी रोज रोज पतन के मार्ग पर अग्रसर रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए ऐसी सुदृढ़ बांध अर्थात हमारा सहारा होती हैं जो हमें गिरने नहीं देती हैं। ठीक है दोस्तों, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती हैं और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए खुद हम लोग तो अपने मन से तो कह देते हैं कि इसके साथ न रहिए, उसके साथ न रहिए, लेकिन बच्चे हैं कि एक घर का अपना विद्रोह करने लगते हैं कि नहीं भाई हम उसके साथ रहेंगे, मेरा ये जिगरी यार है, वो यार है, दोस्त है, मित्र है। लेकिन नहीं, जो अच्छा है अच्छे के साथ रहिए, जो बुरा है बुरे के साथ रहने दीजिए। हाँ, अपना मन कर रहा है कि इसके साथ घूमें, हाँ देखिए 1-2 दिन से घूमने से कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत आचरण नहीं लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिखा रहा है कि निम्न में से किसी एक पद्यांश, जैसे गद्यांश है उसी तरह पद्यांश है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार पद्यांश में भी और गद्यांश में भी, तो गद्यांश का भी दोनों को हम लोग सॉल्व कर लीजिए, उसका प्रश्न उत्तर सारा उसी प्रकार पद्यांश में भी कहना है। देखिए बढ़ा जाए फटाफट, नहीं तो वीडियो लंबी होती जाएगी। आधे घंटे का बन गया अभी तक। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाल जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर झूठ इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर, माने कि मातृभूमि यानी कि अपने भारत की भूमि पर चाहे धरती पर शीश चढ़ाने के जिस पथ पावे पीर अनेक।
देखिए इसका भी पद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है। पुष्प वनमाली का समक्ष कौन सी इच्छा चाह, यानी कि इच्छा को चाह कहते हैं, प्रकट करता है। ठीक है, तो पहला है कि संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। ये हमने किताब से देखकर लिखी है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास इसका भी था लेकिन टाइम बहुत कम था, इसीलिए हम नहीं टाइप कर पाए। इसको तो किताब से ही कॉपी कर दिए हैं कोई, लेकिन यही भी लिख सकते हैं कविता। यह कविता चतुर्वेदी जी के युग चरण नामक काव्य ग्रंथ से संग्रहित है। प्रसंग में दिया है दोस्तों कि इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। देखिए व्याख्या में, कवि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देववाला के आभूषणों में गुथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमियों के प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई मालाओं में पिरो जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। हे प्रभु, न ही मेरी इच्छा यह है कि मैं बड़े बड़े राजाओं को शवों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी यह कामना भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। भाव यह है कि इस प्रकार के सभी के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है। पुष्प वन के माली से प्रार्थना करता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना है जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि अपने प्राणों को निछावर करके बलिदान करने के लिए जा रहे हो। फूल उन वीरों की चरण रज का स्पर्श कर पाकर भी अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदान वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। एक ख नंबर प्रश्न है दोस्तों, उसे वह उद्धव वाला है, तो इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि कितना हम पढ़ेंगे और वो ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी होती ही जाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा उस प्रश्न का उत्तर है। थोड़ा कुछ मिनट छोड़ दे रहे हैं, इसी तरह देख लीजिए। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बार बार कहना पड़ रहा है दोस्तों। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही कठिनता उठानी पड़ रही है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे। और कुछ दिन के अंदर इस सारे जितने भी पेपर है उनका सभी PDF प्रोवाइड भी किया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जिस पे आप लोग आसानी से PDF को ले सकते हैं। हालांकि पहले 1000 तक सब्सक्राइबर कराइए दोस्तों, कि हम लोग का टारगेट फिक्स हो तब। तो 23 नंबर दिखा कि संस्कृत में जो है दोस्तों, संस्कृत वाला भी है, संस्कृत का भी गद्यांश है, उसमें भी संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो 23 नंबर प्रश्न भी है, तो इसको भी हम स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप इसको भी थोड़ा छोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका सारा आंसर भी हम नोट करा दे रहे हैं, देख लीजिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है, छोटा सा ही लिखे हैं। प्रसंग है कि इस संस्कृत गद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दिया। इसको भी नोट कर लीजिए, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए।
और आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ये पहला प्रश्न है। देखते रहिए दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे नहीं और अथवा में या तो आप क कीजिए या तो ख कीजिए, दोनों में से किसी एक को कीजिए, तो दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, श्लोक संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है और हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया है। तो हिंदी में अनुवाद देख लीजिए दोस्तों, पढ़ दे रहे हैं इसको। छोटा सा एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो दूर रहता है, और एक पत्नी उस व्यक्ति के लिए मित्र होती हैं जो घर पर होता है। चिकित्सक दुखियों का मित्र होता है और दान मरते हुए मित्र का मित्र होता है। ठीक है दोस्तों, दान। और 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और रचना का उल्लेख करना है। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी या रामधारी सिंह दिनकर। उसी प्रकार और कवि का भी जीवन परिचय लिखना है। मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, महाकवि कालिदास जी के या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हमने दूसरा लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पूरा फुल डिटेल के साथ लिखे हैं। उसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। हम थोड़ा सा पढ़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बहुत ही बड़ा हेडिंग में लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। सुपरवाइजर कानून गो थे। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर स्कूल्स के मिशन स्कूल में उतरने की। ऐसे देखते रहिए आप लोग दोस्तों। ज़्यादा पढ़ते जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबी होती जा रही है, धीरे धीरे बहुत होती जा रही है। इसको लिखते जाइएगा दोस्तों। इनकी कृतियाँ है निबंध संग्रह में चिंतामणि, 4 भाग अथवा विचार विधि। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास है। आलोचना में सूरदास, रश्मि मानसा त्रिवेणी, संपादक जयश्री। ऐसे सारे बहुत इनके रचनाएं हैं। तो आगे हम मैथिली शरण के गुप्त जी के हैं, ये जीवन परिचय है। तो इनका भी देख लीजिए दोस्तों। इनका भी फटाफट नोट कर लीजिएगा, थोड़ा नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। बार बार कह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। अब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी यूपी बोर्ड का पेपर भी आने वाला है। वैसे तो बिहार बोर्ड का चालू ही होने वाला है अगले महीने से। देखिए, अब दिया है कि 27 नंबर प्रश्न करना है कि अपने पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के कंठस्थ श्लोक लिखिए, जिसमें 4 लाइन का एक पोयम लिखना है अपने पाठ से, जो कि इस प्रश्न पत्र में नया हो। और 28 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। इनके मांग का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि विद्यालय में पुस्तक कम हो गए हैं, किताबें कम होंगे उसके लिए। अथवा अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई देने के लिए लिख लिए। जो भी दोनों में से किसी एक को लिखना है दोस्तों, ठीक है, जिसपे से आपको 6 नंबर प्रोवाइड होंगे। अब दिया है दोस्तों कि किन्हीं 29 नंबर प्रश्न के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। चंद्रशेखर का अस्ति वीर केन पूज्यते वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुल स्थिता ज्ञानम कुत्र स्वभावते। तो ये हम दोनों में से किसी एक तो वीर पूज्यते के लिखे हैं, वीरेण पूज्यते। और तीसरा का चंद्रशेखर वाला है। पहला और दूसरा का उत्तर दिया है। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। ठीक है दोस्तों, ये दोनों का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सड़क सुरक्षा जीवन पे, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता एवं अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व।
तो मैंने इस जीवन सुरक्षा पर लिखे हैं दोस्तों। अब जो भी आपको याद हो इस पांचों में से तो किसी एक पर लिखना। सड़क सुरक्षा के निबंध का महत्व क्या है, तो उस पर आप इस थोड़ा सा टिप्पणी दे दीजिए। फिर उदाहरण के लिए बता दीजिए इस घटना में तेज गति क्या है। तेज कभी भी सड़क पे हमें अपने सुरक्षा के साथ चलना चाहिए और ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन क्या रहेगा, सुरक्षामय रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, ये लास्ट यहीं तक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों।